नमस्कार, मैं हूं गौरव वाजपेयी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। शख्सियतें खास, जिसमें एक खास शख्सियत हमारे साथ में होती है जिन्होंने एक अपना आयाम हासिल करा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ में मौजूद है अजय कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा शख्सियतें खास में आपका। और हम जानना चाहते हैं हमारे जी न्यूज़ के दर्शक कि जो आपका व्यक्तित्व रहा, एक सेना के उसमें आप रहे और काफी सारी जिम्मेदारियां देश के प्रति आपने निर्वहन करी, उन अनुभवों को हम चाहेंगे कि जी न्यूज़ के दर्शकों से साझा करें। दोस्तों, जी न्यूज़ के जो हमारे दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। और मैं लखनऊ में पैदा हुआ। यहाँ पे मेरे पिताजी रेलवे में रहे, यहाँ से मैं पढ़ाई की मैंने लखनऊ से। उसके बाद इंडियन नेवी में चला गया और इंडियन नेवी में रहते हुए मैंने ऑपरेशन पवन श्रीलंका में ट्रिंकोमाली में मैं 1 साल रहा और वहाँ पे हमने एक बार अटेंड किया IPKF। उसके बाद कारगिल के बाद मैं छोड़ के आ गया, मैं पेंशनर हो गया और फिर समाज सेवा के कार्यों में मैं लग गया। और अब जैसा आपको मालूम है कि मैं अब राजनीति में भी आ गया हूँ, पिछले 9-10 महीने हुए हैं। तो मेरा जीवन परिचय इतना ही है। ये जो आपने नेवी में कार्य किया, क्या मतलब अनुभव रहे आपके, मतलब उस देश सेवा को हम चाहेंगे कि हमारे देश हित में जो हमारे दर्शक हैं उनसे साझा करें कि क्या मतलब एक निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और उसका समन्वय कैसे स्थापित कर पाते हैं। देखिए, आज हम लोग बहुत सारे लोग सब जानते हैं कि फौज जो होती है उनकी जो ज़िंदगी होती है वो बहुत कठिनाइयों भरी होती है। अगर आप आर्मी को देखेंगे तो आर्मी -50 डिग्री में भी काम कर रही है और +50 डिग्री में और -40 डिग्री में भी काम करती है लेह लद्दाख में। इसी तरह से अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो मैं तो एविएशन ब्रांच में था, मैं विक्रांत पे था और मैं जो हवाई जहाज़ शिप के ऊपर आते हैं, रहते हैं और वहाँ से उड़ान भरते हैं, दुश्मनों पे नज़र रखते हैं, दुश्मनों पे अटैक करते हैं, मैं उसमें रहा। मेरे साथ मेरे दोस्त जो शिप पे थे वो इंजन रूम में रहा करते थे और AC चलने के बाद भी आप उसके अंदर घुसते हैं तो पसीने से तरबतर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ इंजन रूम में AC काम नहीं करता। हम आपके दर्शकों को ये चीज़ और बताना चाहेंगे कि जब क्या कहते हैं हमारे जो पनडुब्बी में जो हमारे लोग होते हैं, जैसे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स पनडुब्बी में रहे और अगर वो 6 महीने वहाँ पे रहते हैं पनडुब्बी में तो 6 महीने तक वो नहा नहीं सकते। अब आप सोचिए कि आप 6 घंटे ना नहाएं और गर्मी में रहें और आपकी क्या हालत हो जाती है। अगर आप कोई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने नहीं नहाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। इतना हम लोगों का कठिन समय होता है जो लोगों को अभी नहीं पता। अब जैसा हम लोग पानी के जहाज़ पे जाते हैं, रोलिंग पिचिंग होती है, थाली आपके सामने खाने की होती है, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है क्योंकि जो रोलिंग पिचिंग होती है पता चला थाली खिसक के मेज के नीचे चली गई। तो और उल्टियाँ इतनी होती हैं कि हमको एक पॉलीथीन दे दी जाती है, अगर आपको उल्टी हो रही है, आपको रोलिंग पिचिंग से सी सिकनेस है तो आप उसी पॉलीथीन में उल्टी करिए और उसको आप खाना क्या खाएंगे अगर आपके बगल में कोई उल्टी कर रहा है। तो उसके बाद अब जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं ऑपरेशन पवन में भी रहा, जंगलों में भी रहा, LTT की गोली कहाँ से आ जाएगी नहीं पता था, बट वी एंजॉय आवर लाइफ। जो फौजी होते हैं ना वो हर जगह, हर समय, हर पल को जीना सीख लेते हैं और उन कठिनाइयों को वो नहीं देखते, क्योंकि वो लोग देश के लिए कार्य कर रहे होते हैं और देश के लिए जब कार्य करते हैं तो उनके लिए जाति धर्म कुछ नहीं होता, उनका एक ही धर्म होता है, राष्ट्रीय धर्म। ये तो हो गई देश की है, मतलब एक बहुत सारी कठिनाइयों से सामना करते हुए आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लेकिन जब हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो शायद आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं। रिटायरमेंट कब हुआ आपका? मैंने 15 साल की नौकरी की, मेरे को पेंशन मिल रही है और 1999 अक्टूबर में मैंने रिटायरमेंट लिया और मैं सन 2000 जनवरी में फिर वापस लखनऊ आ गया और अपने इसी को कर्म स्थली बना लिया। और तब से अभी तक मैं जनसेवा का कार्य करता रहा, अपने व्यापार के साथ साथ बीच में 1-2 नौकरी की, लेकिन 5-6 महीने की और बाकी फिर व्यापार करता रहा। और आज लगभग मेरे को नेवी छोड़ के 19.5 साल के आसपास हो गए हैं। और जब जनसेवा करते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स कराए फौजियों को लेके, बहुत सारे हमने प्लांटेशन किए। 18 से
हाँ, 20,000 वृक्ष हमने लगाए हैं अपने इस 20 साल के उसमें। और इसी तरह से कोरोना में भी हमने बहुत लोगों की सहायता की। आज भी मेरे पास 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जो कि हमारे क्षेत्र की जनता के लिए मैंने फ्री में देने के लिए रखे हुए हैं, तो उसी में मैं लगा रहा हूँ। जनसेवा के कार्यों को अगर हम बात करें, तो अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी भिन्न भिन्न पार्टियां हैं, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट भी करते हैं और किसका मतलब आप क्या मतलब अपने विचार में कहना चाहेंगे? आज मैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं, और उनकी पार्टी में मैं प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ जी हूँ। अब जब मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हूँ तो इसका मतलब मैं उसी पार्टी को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं उस पार्टी में गया। अब बात आती है कि मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को क्यों चुना। जब मैंने एनालिसिस की तो बहुत सारी जो पार्टियां हैं, कोई धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा रहा है, कोई जात के नाम पे लड़वा रहा है, बहुत सारी पार्टियां हैं केवल वो जात के नाम पे ही पार्टियां बनी है या धर्म के नाम पे ही पार्टियां बनी है। कोई कहता है कि हमें राजनीति करनी है तो ब्राह्मणों की करनी है, कोई कहता है कि हमें पिछड़ों की करनी है, कोई कहता है कि हमें दलितों की करनी है, और सबने अलग अलग पार्टियां बना ली। हमारे माननीय शिवपाल जी ही मेरे को ऐसे लगे कि उनकी पार्टी में किसी भी जात या धर्म को अकेले लेके वो नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं वो हर जाति और धर्म से हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि उससे अच्छी पार्टी कोई नहीं थी, इसलिए मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। जैसे पार्टी में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो आपके क्या मुद्दे होंगे, मतलब जनता के प्रति, और क्या सामाजिक तौर को देखते हुए क्या सेवा कार्य रहेंगे, उनको थोड़ा सा आप स्पष्ट करें। देखिए, जिम्मेदारी तो हर नागरिक की जिम्मेदारी है, और हम लोग फौज से आते हैं तो जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। आज कभी सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे, तो 9-10 महीने पहले ही हम राजनीति में आए। लेकिन जहाँ तक इस राजनीति में आने की बात है तो मुद्दे देखें। आज कोरोना से हमने मरते हुए लोगों को देखा है ऑक्सीजन, दवा, इंजेक्शन की कमी से। हमने लोगों को बेरोजगार होते हुए देखा है, हमने लोगों के व्यापारों को बंद होते हुए देखा है। जब हम ये देख रहे हैं, उसके बाद सरकार बोलती है, सदन में बोलती है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। तो सरकार का कहने का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन बहुत सारी उपलब्ध थी, केवल हमारे फेफड़े कमजोर थे जो ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे थे। मतलब कितना गैर जिम्मेदाराना इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो भी सदन में। सारे पेपर और मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि ऑक्सीजन की कमी थी। सारे चाहे दिल्ली हो चाहे यूपी हो, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था। वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि हमको ऑक्सीजन दी जाए, जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। उसके बावजूद ऐसा स्टेटमेंट आता है। अगर स्टेटमेंट कोई स्टेट देता है और कहता है कि यहाँ पे तो कोई मरता ही नहीं है, तो क्या आप सदन में बोल दोगे कि उस स्टेट में कोई मरता नहीं है? आप अपनी जिम्मेदारी, गलत बयानबाजी को प्रदेशों पे डाल रहे हैं, तो आप एक गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। तो आज हमारे जो मुद्दे होंगे गरीबी को लेके होगा, आज हमारे जो मुद्दे होंगे वो बेरोजगारी को लेके होगा, वो नौकरी को लेके होगा। हमारे जो मुद्दे होंगे, आज कोरोना में जो लापरवाही बरती गई, आपने इलेक्शंस करवा डाले जबकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, उसकी वजह से कितने लोग घरों में, मेरे को तो याद है कि मेरे ख्याल से किसी भी कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके किसी जानने वाले की मृत्यु ना हुई हो। और ये सारे मुद्दे रहेंगे जो हम जनता के सामने लेके जाएंगे। आप बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने ये सड़कें बनवा दी, हमने हाईवे बनवा दिए। भाई साहब, हाईवे पे जनता नहीं रहती। हिंदुस्तान की 80% जनता गलियों में रहती है, और गलियों का हाल आप जाके देखिए, खुद ही पड़ी है 1-1, 1.5, 2-2 साल से। वहाँ पे पानी भर रहा है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, और आप केवल एक रोजी पिक्चर दिखाते हैं, मीडिया के ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि मीडिया आदमी सुन के, और आपका जो सोशल मीडिया है वो भी क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देता है कि आदमी भारत माता की जय और जय श्री राम से ही सोचता है सब कुछ हो जाएगा। महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। आज हमारे 36 से 37% हमारा फ्यूल का चार्जेस बढ़ गया। फ्यूल के रेट प्राइस बढ़ने से हमारी हर चीज़ महंगी हो गई, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हमारा खाद्य तेल लगभग डबल हो गया है। आज हमारे जो गृहिणियाँ हैं, उनका
जो खर्चा है दुगना हो गया है। पति अगर उनको 5,000 रुपये देता था तो आज वही सामान किचन का 10,000 रुपये में आएगा, तो कहाँ से आएगा? आपने सैलरी बढ़ाई नहीं, आप लोगों के डीए खा गए, आपने 1.5 साल का डीए दिया नहीं, और हमारे जो इनकम है, व्यापार बिल्कुल तो पूरी तरह से बंद है, ध्वस्त हो चुका है, घर में पैसा आ नहीं रहा है, और घर के खर्चे, हमारे किचन के खर्चे दुगना हो चुके हैं। तो कैसे काम चलेगा? ये बात हमें जनता तक ले जानी पड़ेगी कि जो सरकार की गलत नीतियां हैं हमें उसका विरोध करना चाहिए, और हम उसका विरोध करेंगे। तो ये जो आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो दिक्कतें हैं, एक मीडिया एक सशक्त माध्यम है और चतुर्थ स्तंभ है, जब उसी का अगर दम है जो कुचला जाएगा, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि मतलब जो मीडिया है जो सारी बातों को, जो समस्याएं होती है उनको उठाता है, लेकिन आज उसको कहीं ना कहीं से देखा जाता है देश भर में उसके ऊपर हमले कराए जाते हैं, उसकी दिक्कतें होती हैं, कहीं सुनवाई नहीं होती, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जो चौथा स्तंभ है इसकी भी एक जरूरत है हमारे समाज को, और जब हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है तो हमारे मीडिया पे अगर हमला होता है, हम ये नहीं कहते कि इस पार्टी ने कराया, किसी और पार्टी ने कराया, हम कहते हैं जिसने भी कराया, मीडिया पे अगर ये होता है तो ये हमारे लिए बहुत दुख का विषय है, और इसमें सारे मीडिया को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि आज एक मीडिया पे हो रहा तो कल दूसरे पे होगा। जब तक आप साथ में नहीं हैं, जनता की जो दुर्दशा हो रही है या जनता की जो बातें हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, गलत बातें पहुंचने की ही वजह से हम लोग गुमराह हो जाते हैं। आज मीडिया ने ही दिखाया कि सरकार बोल रही है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, आप वो मीडिया ही दिखा रही है, उसके बाद दिखाने के बाद उसका गुणगान भी करती है, और फिर अगर ये चोरी पकड़ ली जाती है तो उसके बाद वो वहीं पे उसको सफाई करने पे भी तुल जाती है कि नहीं वो गलत था, इन्होंने ऐसा बोल दिया, इस पार्टी ने ऐसा बोल दिया, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो मीडिया को भी क्या कहते हैं, मैं बोलूँगा कि मीडिया सही खबर दिखाए, एक पेड़ खबर ना दिखाए, क्योंकि आज उसकी ज़रूरत है, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा अगर हम सही खबर नहीं दिखाएंगे तो। सर, अंत में चलते चलते हम चाहेंगे कि जो कोरोना काल चल रहा है, हमारे जी न्यूज़ के तमाम दर्शक हैं जो भी कोताही कुछ बरतना भी है, जो चालू कर दिए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें। सबसे पहले तो बात है टीकाकरण। टीकाकरण बहुत ज़रूरी है और इसकी जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। मैं कैंट क्षेत्र से, मेरे को हमारे माननीय शिवपाल जी यादव जी ने मेरे को कैंट क्षेत्र से अपना प्रत्याशी भी बनाया है 2022 के चुनाव के लिए। तो हम लोगों को वहाँ जागरूक कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा ई रिक्शा फ्री में चल रहा है। अगर किसी को टीका लगवाना है, हमारा ई रिक्शा जाता है, उसको घर से लेता है, टीका लगवाता है और फिर घर ला के छोड़ देता है। ये हम अपने पैसे से कर रहे हैं। जो कार्य सरकार को करना चाहिए वो कार्य हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो जिससे जो हो सकता है करना चाहिए। टीकाकरण ही एकमात्र बचाव का साधन है, और बाकी तो जो हमारे बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करते हैं, मास्क की बात करते हैं, और हम बात करते हैं हमें सैनिटाइज करना है, हमें हाथ धोना है, ये भी साथ साथ ज़रूरी है। लेकिन टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। मैं अपने नागरिकों से, जी न्यूज़ के दर्शकों से कहना चाहूँगा कि इसमें कोई कोताही ना बरतें। जिस तरह से आप खाना खाते हैं, जिस तरह से आपके लिए खाना जरूरी है, उसी तरह से आपके लिए टीका भी जरूरी है। और इसको आपसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप टीका जरूर लगवाएं। तो ये थे हमारे साथ में अजय कुमार जी, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय के द्वारा सारी चीजों को, अपनी बातों को रखी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं गौरव आईपी, जी न्यूज़ से।